अब हेडिंग डालो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन की बात करें, देखो मैं हर बार कहता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे आसान होती है क्योंकि फैक्टर्स वही होते हैं, कंसेप्ट वही होता है बार बार। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में पहला आ जाता है आपका, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस, ठीक है। अमाइंस में पहला फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाता है आपका, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन से फैक्टर्स है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट फैक्टर मॉलिक्यूलर मास, सेकंड फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्ड फैक्टर आगे कुछ भी रिमाइंड करते जाओ फिर, दैट इज पोलैरिटी। कुछ भी मतलब जो सेंस इस पर लागू करते हैं। उसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के इनवर्सली होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी की जो भी कहानी अल्टीमेटली घूमती है आपकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की चारों तरफ, और ये सारे के सारे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखना बेटा, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन आ गया। अच्छा, एक और चीज, फॉर करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मासेस, करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मासेस, अगर मॉलिक्यूलर मास लगभग एक जैसा है तब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एसिड का, उसके बाद अल्कोहल्स का, उसके बाद अमाइंस का, उसके बाद होता है आपका एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स नहीं कीटोन्स, एंड देन एल्डिहाइड्स, एंड देन ईथर, एंड लास्टली आता है आपके पास अल्कीन। रीजन क्या था बेटा, इन तीनों में तो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इन तीनों में था डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से, याद आया, और इसमें होता है वीक वंडरवाल फोर्स। तो आई थिंक कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम पहले जैसा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस बनाते बेटा यहां पर, जैसे कि एग्जांपल दे दें आपको, प्रोपेन है, ठीक है, मिथॉक्सीमीथर है, मिथॉक्सीमीथेन, ईथर दे दिया आपको, इथेनामाइन दे दिया आपको, ठीक। उसके बाद एसिटल्डिहाइड दे दिया आपको, CH3CHO, एथेनॉल दे दिया आपको, और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और एक फॉर्मिक एसिड दे देता हूं, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर द बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले चेक करना मॉलिक्यूलर मासेस को, मॉलिक्यूलर मासेस में ह्यूज वेरिएशन तो नहीं हो रहा। अब देखो 1 2 3 एटम है जो कि बिगर है ना, 1 2 3, कार्बन का 12 होता है, इसका 16, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 4 AMU का फर्क पड़ा। हाइड्रोजन का नंबर तो वैसे ही यहाँ पे ज़्यादा होंगे, फिर यहाँ कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली अप्रॉक्स सेम। यहाँ पे करेंगे 1 2 3, नाइट्रोजन का 14 होता है, इसका 12 होता है, फिर से सेम कहानी। यहाँ पर 1 2 3, फिर से सेम कहानी, 1 2 3, फिर से सेम कहानी, 1 2 3, सेम कहानी। तो मॉलिक्यूलर मासेस लगभग सबका एक है, कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। मतलब दे ऑल आर हैविंग करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब बिल्कुल नियरली इक्वल मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब मॉलिक्यूलर मासेस का फैक्टर यहाँ पे नहीं लगेगा। फिर बताओ किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा किसका होगा, फॉर्मिक एसिड, फिर अल्कोहल्स, फिर अल्कोहल्स है, उसके बाद भी पहले तो चेक करो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कौन से, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर ये हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमाइंस है। उसके बाद एल्डिहाइड्स, दैट इज CCHO, उसके बाद ईथर, और लास्ट में आ गया आपके पास, रीजन देना चाहो तो इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
इन दोनों में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, उसमें वीक वन डबल फोर्स है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अमाइंस का ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, सॉरी कम होता है देन इथाइल अल्कोहल, वाई? द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर, या मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, इसमें लेस एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्ड है, या सीधा बोलते द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन फॉर्मिक एसिड देन दिस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी भी तो होनी चाहिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक, और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा पुल्ड करेगा अपनी तरफ, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है अमंग आइसोमेरिक अमाइंस, जैसे कि 1 डिग्री अमाइंस आ गया हो, 2 डिग्री अमाइंस आ गया हो और 3 डिग्री अमाइंस आ गया हो। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है, बिकॉज ऑल दीज आर आइसोमेरिक टू ईच अदर, आइसोमर्स टू ईच अदर है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? 1 डिग्री का है, फिर 2 डिग्री का, फिर है 3 डिग्री का। इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा किसी और के साथ में, दूसरे अमाइंस के साथ में। हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा है इसकी बात है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच, और यहाँ पे 0 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पॉसिबल हो पाया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो याद रखना दैट इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और इसके अंदर नो हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, बाकी और जनरली इसमें कोई क्वेश्चन आते नहीं है। क्लियर हो गया? देन सेकंड फैक्टर आता है, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी ब्रांचिंग के इनवर्सली होता है, ये बात ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर इनवर्सिबल टू ब्रांचिंग, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली होता है। तो सेकंड फैक्टर आपका लिखते हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें, सॉल्युबिलिटी। आ रहा है समझ में? देन यू हैव सॉल्युबिलिटी, लेट्स सी। सेकंड फैक्टर सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या देखना होता है? अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पॉसिबल है। तो सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कुछ नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के डायरेक्टली होता है, ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा यहाँ पर, और वो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। पहला, लोअर अमाइंस आर मोर सॉल्युबल देन हायर अमाइंस। व्हाई? हायर अमाइंस, मैं रीजन बताता हूं। क्वेश्चन ऐसा आ गया, इथेन अमाइन is more soluble than hexanamine. Why? Ethanamines are more soluble than hexanamine. दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी, 2 हाइड्रोजन है, वो भी 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन। तो बताइए बेटा कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट द फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों तरफ एक ही है, ये भी 1 डिग्री, वो भी 1 डिग्री। रीजन देखना नहीं है बेटा, आंसर बताना है। बोलो। हाँ, कहानी तो इंटरपार्टिकल फोर्स पे घूमती है, लेकिन कैसे? देखो, जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो एक बात कही जाती है कि पोलर डिसॉल्व इन, कहा जाता है ना, पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये बात कही जाती है बेटा। तो थोड़ा सा यहां समझना, ये इसका पोलर पार्ट है, ये इसका नॉन पोलर पार्ट है। यहां नॉन पोलर पार्ट लंबा हो गया, पोलर पार्ट छोटा हो गया, है या नहीं?
As the non-polar part increases, the polarity decreases, hence the solubility also decreases. समझ में आई कहानी? सो नॉन पोलर पार्ट अगर बढ़ गया तो पोलैरिटी घट गई, और अगर पोलैरिटी घट गई तो सॉल्युबिलिटी भी घट गई। कहानी समझ में आ गई? सेकेंड थिंग, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बेटा, लोअर अमाइंस आर मोर सॉल्युबल देन हायर अमाइंस, सीधा तो आपको एग्जाम्पल के साथ बता दो, एक्सप्लेन करके, या फिर एग्जाम्पल से आ सकता है तो वैसे एक्सप्लेन कर लो। अमंग आइसोमेरिक फॉर्म्स लाइक 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इन वाटर? 1 डिग्री अमाइन ज्यादा होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है विद द वाटर, ये 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और ये लेस। तो ब्रांचिंग के साथ में क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, सॉरी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। यहां इस फैक्टर को ब्रांचिंग मत समझ लेना। ब्रांचिंग तब बोला जाएगा जब आपके पास डिग्री एक ही हो, ये ब्रांचिंग का केस नहीं है, पहली बात ये याद रखना, इज नॉट अ केस ऑफ ब्रांचिंग। कहीं आप सोचो सब ब्रांचिंग का फैक्टर लगाएं यहां पर, नहीं। तो ये याद रखना, ये ग्रुप ही अलग हो गए, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, कहानी अलग है, ठीक है। तो यहां पे रीजन क्या है? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज्यादा है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इस वजह से। एक और क्वेश्चन आता है, ये है, ये है, किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है? अब आप लगाओगे ब्रांचिंग वाला फैक्टर, क्योंकि दोनों की डिग्री 1 है, दोनों ही 1 डिग्री है। ऊपर वाले केस में ब्रांचिंग नहीं था, वो था लीनियर, यहां ब्रांचिंग का फैक्टर लागू हो पा रहा है, आपको दिख रहा है ब्रांचिंग है, ठीक है, तब ब्रांचिंग का फैक्टर लागू कर सकते हो आप। तो ब्रांचिंग बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो ब्रांचिंग करता है क्या बेटा? देखो सीधी सी बात है, यहां पर ये इतना हिस्सा नॉन पोलर है, दिस इज द नॉन पोलर पार्ट, यहां पे क्या हुआ? ब्रांचिंग हुई, तो ब्रांचिंग होने से नॉन पोलर पार्ट कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। तो जैसे ब्रांचिंग बढ़ी है आपकी, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, किसका? सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर पार्ट, मैं पूरा लिख देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर पार्ट डिक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया नॉन पोलर पार्ट का डिक्रीज हुआ तो पोलैरिटी बढ़ी, और पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई बेटा। समझ में आया? अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तुमसे, तब करें इसको, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछते हैं सॉल्युबिलिटी पे लेके, कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? हाँ जी, एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस। अब सीधा एग्जांपल ले लो, चाहे एग्जांपल से बात कर लो, ये ले लो, ठीक है, या फिर ये ले लो, एनिलीन ले लो, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है। एलिफेटिक अमाइंस आर हैविंग हायर सॉल्युबिलिटी देन एरोमेटिक अमाइंस। क्यों? देखो इसके साथ में जुड़ा हुआ ये इतना बड़ा हिस्सा नॉन पोलर कहलाएगा, इट इज अ नॉन पोलर पार्ट, ठीक है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया जी यहां पर, तो पोलैरिटी आपकी घट गई है, पोलैरिटी घट गई तो सॉल्युबिलिटी भी घट गई है। समझ में आ गया? तो ये कहा जाता है कि एरोमेटिक अमाइंस आर मोर सॉल्युबल इन बेंजीन, बट एलिफेटिक अमाइंस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट्स। एरोमेटिक अमाइंस जो होंगे वो मोर सॉल्युबल होंगे, किसमें होंगे? दे आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, लाइक बेंजीन, CCl4, इनमें ज्यादा सॉल्युबल होंगे। जबकि इसकी बात करें, दे आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर हो गया, अल्कोहल्स हो गए, इनमें ज्यादा सॉल्युबल होंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ जी, आ गया, आगे चलें।
तो सॉल्युबिलिटी पे बेटा 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, 4 अलग डिफरेंट दे दिए। जनरली क्वेश्चन ये वाला पूछा जा चुका है, ये वाला पूछा जा चुका है, ये वाला पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। वर्ड की फॉर्म में आता है क्वेश्चंस, आपको कैसे एनालाइज करना है वो चीज़ याद रखिए। क्या कोई बात नहीं, कार्बन नंबर सेम का एलिफेटिक ही तो रहेगा, एलिफेटिक में तो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। अब 6 कार्बन को ले लो ना, वहाँ रिंग हो गया, साइक्लेशन हो गया, वो है ठीक है। अब 6 कार्बन ले लो, उधर भी 6 कार्बन ले लो, तो अमंग एरोमेटिक अमाइंस हमेशा याद रखना वो क्या होंगे, लेस सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर। कार्बन नंबर भी 6 हो जाते हैं तो वहाँ डबल बॉन्डिंग का फैक्टर भी लागू हो जाता है फिर, तो वहाँ साइक्लेशन मत कर देना, वहाँ ये मत सोचना है कि नॉन पोलर पार्ट ब्रांचिंग की वजह से वैसे हो गया, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर 6 और यहाँ पे 20-30 हो गया तो फिर एक अलग ही फैक्टर हो गया, तो कंपैरिजन भी एक कहाँ तक होना चाहिए वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। नाउ बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, अमाइंस का बेसिक नेचर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें। नेक्स्ट हेडिंग, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। ऑल्दो पूरा करवा चुका हूं डिटेल में, फिर भी समझो इस बात को। अमाइंस जो होते हैं 2 तरह के होंगे, वन इज एलिफेटिक, अनदर इज एरोमेटिक अमाइंस। तो पहले बात करेंगे एलिफेटिक की। एलिफेटिक अमाइंस बेसिक क्यों होते हैं? देखिए बेटा, एलिफेटिक अमाइन लिया आपने और इसको पानी में डिसॉल्व किया, अगर ये बेस है तो हमेशा क्या देगा आपको, OH नेगेटिव देगा, लाइक इन दिस, ठीक है। तो वन कुड राइट इट्स KB वैल्यू, KB वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, RNH3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विद द अमाइंस, ठीक है। जितना ज्यादा KB वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में। तो वी कैन से कि बेसिक नेचर जो होगा, बेसिक नेचर of amines is directly proportional to Kb value and inversely proportional to pKb value. pKb is minus log of Kb. pKb जो होता है that is minus log of Kb, या फिर कह सकते हो 1 upon log Kb। तो Kb को उल्टा चला गया रिलेशन में, ठीक है। अब एक और चीज, अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं उस पर बात करेंगे हम लोग, अदर फैक्टर्स, ठीक है। इसको होल्ड पे रखेंगे, आगे बात करते हैं। पहले तो ये समझो कि बेस क्या होता है, व्हाट इज अ बेस, तभी समझ में आएगा कि अमाइंस का चक्कर क्या है। व्हाट अ बेस, बेस क्या होता है? 2 तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं। द स्पीसीज विच लिबरेट OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम, ऐसी स्पीसीज जो OH नेगेटिव आयन दे एक्वस मीडियम, उसे कहा जाता है बेस, पहला फैक्टर ये। या फिर लेविस बेस हो सकता है, स्पीसीज विच डोनेट लोन पेयर इजीली, जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाए, वो भी हो सकता है आपका बेस, ठीक है। या फिर जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर पाए, वो भी बेस होगा। तो आप ये भी कह सकते हो, और एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन इजीली, दोनों केस सेम है भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आसानी से दिया जा सकेगा या हाइड्रोजन आके अटैक कर पाएगा, ठीक है। ऐसे बेसिस को कहा जाता है लेविस बेस, और अमाइंस में लोन पेयर होता है, तो हम लेविस बेस के आधार पे बात करेंगे, ना कि OH नेगेटिव के आधार पे। तो देखो एक अच्छा बेस कब होगा, यहाँ पे देखते हैं NH2 है, लोन पेयर है जी, ठीक है। यहाँ पर NH2 है, लोन पेयर है। अगर इसके साथ में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से है और मिल रही है, आसानी से डोनेट किया जा सकेगा। इस केस में बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा फिर, ठीक है। और अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया है जैसे, तो ये माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो लोन पे अंदर आने की कोशिश करेगा, डोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ज़्यादा आसानी से। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा बेटा। कहानी क्लियर हुई? तो बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। बात क्लियर हुई? और माइनस आई के तो भाई बहन है, याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एस परसेंटेज, मतलब एस करेक्टर, ये इसके साथ हमेशा, ये तीनों फैक्टर हमेशा साथ ही रहते हैं, हम साथ साथ है। माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एस परसेंटेज। क्लियर हुई कहानी? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपको समझना है इसमें मेन रूल। रेजोनेंस का इफेक्ट तब आएगा जब हम लोग एरोमेटिक अमाइंस पे बात करेंगे। रेजोनेंस का इफेक्ट एरोमेटिक अमाइंस पे बात की जाएगी, नॉट हियर, एलिफेटिक पे नहीं। क्लियर? फटाफट लिख लो। नाउ सी, पहला क्वेश्चन यहां पे कैसे आता है, विच इज मोर बेसिक, अमोनिया और अल्काइल अमाइन। आई थिंक अब क्लियर होगा लिखने के तरीके से। लोन पेयर डोनेट करवाना है जी, लोन पेयर को डोनेट करवाना है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहां पर प्लस आई इफेक्ट होगा और हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट लीस्ट माना जाएगा। विच इज मोर बेसिक, अल्काइल अमाइंस। समझ में आ गई बात है? तो दिस इज अल्काइल अमाइंस एंड दिस इज अमोनिया। क्यों लेस बेसिक होंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो बेटा। लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, आराम से बाहर निकलेगा, बाहर देने लायक रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा चेक करनी है हमें, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इसके पास खूब है, आराम से देगा। क्लियर हुआ? तो अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। देखो एक और चीज याद रखो आप कि ये है बेटा लोन पेयर, ये है लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब है नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले फैक्टर्स इसको क्या करेंगे, सेम को कम करता है। याद करो, सेम को कम करता है बढ़ाता है? बढ़ाता है। तो यहां पर कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इसको अफेक्ट करने वाले होंगे? माइनस है इधर और उधर माइनस आ जाता, तो यहां थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा केसेस। तो इसलिए हर बार चेक करना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इसको फैक्टर जो बढ़ाएंगे ना वो होंगे प्लस आई प्लस एच प्लस एम वाले फैक्टर्स, इसको इंक्रीज करेंगे बेसिक नेचर को। ठीक है, जो हमने ट्रिक पढ़ी थी ना पहले, तो वहां पर क्या कहानी हो रही थी कि माइनस माइनस होते तो बढ़ाता था, बट यहां पे थोड़ा उल्टा होगा। यहां पे चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो हमेशा इंक्रीज करेंगे। इसीलिए मैंने ये फैक्टर्स नहीं डाले थे आपके, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे बात करनी है आपको, ना कि सिंपल ये ट्रिक लगाना आपको कि प्लस माइनस माइनस माइनस, वहां पे वो ट्रिक मत फॉलो करना, वो ऐसा ट्रिक नीचे के लिए परफेक्ट है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये हो गया इथाइलामाइन या प्रोपेनामाइन, ले लो एक बार, प्रोपेनामाइन और ये प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, नाम क्या है इसका? प्रोपेन 1 अमाइन एंड प्रोपेन 2 अमाइन। किसका बेसिक नेचर ज्यादा है और क्यों है? हमेशा ऐसा आंसर दिया करो, सर इसकी वजह से ये ज्यादा है। तुम उल्टा बोलते हो, ये ज्यादा है, फिर सोचते हो क्यों कि कहानी फिर। चलो, अरे सीधी सी बात दिखनी, कार्बन है जी कार्बन है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्लस एच लगेगा यहां पर कहीं पर भी? नहीं लग सकता। प्लस एच के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए होगा आपको, कम से कम या तो पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बोकैटाइन हो, या फिर डबल बॉन्ड हो, उस केसेस में आपका प्लस एच लगेगा। तो प्लस एच तो नेग्लिजिबल ही हो गया। तो बात आती है प्लस आई और एम में। एम है नहीं, क्यों नहीं एम? क्योंकि रेजोनेंस नहीं है कहीं पर, रेजोनेंस होगा तो एम इफेक्ट है। तो अल्टीमेटली इसमें कहानी सबसे बेकार रूल है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट पे बात आती है। ठीक है, सबसे घटिया रूल माना जाता है प्लस आई। तो यहां पर आप देखोगे प्लस आई जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना। तो यहां पे डिस्टेंस कम है, प्लस आई एक्सटेंसिव हो गया, और यहां पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है, तो प्लस आई का स्ट्रेंथ जो होगा वो कम हो गया। तो इसीलिए एक्सटेंसिव प्लस आई की होने की वजह से बेसिक नेचर इसका ज्यादा होगा। तो रीजन क्या है? दैट इज एक्सटेंसिव
प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। एक्सटेंसिव प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसका क्या होगा, बेसिक नेचर ज्यादा होगा। अब यही चीज बेटा लैंग्वेज में आ जाएगा और कुछ ना है, यही क्वेश्चंस लैंग्वेज में बनेंगे आपके। क्लियर है कहानी? आगे चलें। नाउ सी अनदर क्वेश्चन। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा? दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। विच वन हैज मोर बेसिक नेचर? सबके पास लोन पेयर है? 3 डिग्री अमाइन। क्यों होगा? फिर से वही चीज, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी 3 डायरेक्शन से, यहां से सिर्फ 2 डायरेक्शन से मिल पा रही है आपको, है ना। और यहां से एक ही डायरेक्शन से, तो प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट यहां पे 2 लागू हो गए और यहां पर प्लस आई इफेक्ट 3 हो गए जी, और वो भी पास पास में है, इसलिए आसानी से लोन पेयर भाग जाएगा जी। तो 3 डिग्री अमाइन में एक्सटेंसिव प्लस आई इफेक्ट दिखा आपको, या स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ज़्यादा है ड्यू टू द लेस डिस्टेंस बिटवीन द नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम्स, ठीक है। ये सारी कहानी जो बोली गई ना बेटा, ये सब कहानी किस में है? गैस फेज में। यहाँ पे एक फैक्टर और होता है, दैट इज वन इज द गैस फेज, अनदर इज एक्वस फेज, या आप इसको बोल सकते हो नॉन एक्वस फेज। नॉन एक्वस फेज, नॉन एक्वस फेज में बात करेंगे। अब बात आती है एक्वस फेज में, ठीक है, जो इसका मेन कबाड़ा है। एक्वस फेज में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, वहां पे नॉट ओनली प्लस आई इफेक्ट बट अदर फैक्टर। देखो इन गैस फेज, अगर हम बात करें इन गैस फेज, ओनली प्लस आई इफेक्ट गवर्न द बेसिक नेचर, यही हो रहा था, है ना। सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के आधार पे बात कर रहे थे गैस फेज में, है ना। लेकिन जब पानी आ जाएगा, जब वाटर आ जाएगा, तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे। बट इन एक्वस फेज प्लस आई, देखो फैक्टर्स देखता हूं मैं, आई इफेक्ट भी होगा, उसके बाद वाटर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन पाएगी, तो हाइड्रेशन इफेक्ट भी लागू हो गया, हाइड्रेशन इफेक्ट भी लागू हो सकता है। तीसरी चीज, वाटर है, ठीक है, प्लस आपके पास पानी है, तो साथ में लोन पेयर जो होगा वो सॉल्वेटेड भी हो सकता है, सॉल्वेशन इफेक्ट भी लागू कर पाएंगे हम लोग। एंड चौथी चीज, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम कर जाएगा फिर, तो स्टेरिक फैक्टर भी काम आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। दीज 4 फैक्टर गवर्न करते हैं द बेसिक नेचर, ठीक है, ऑफ अमाइंस, किसमें? इन एक्वस फेज। क्वेश्चन आ चुका है, मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर बोर्ड में ही आया है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर ही, आई थिंक 2018 का क्वेश्चन था, और कैसे आया था वो आपको बताते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में आया था। तब करें इस कहानी को, ठीक है। तो गैस फेज में मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन एक्वस फेज में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर जाएंगे, तो उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो वहाँ पर कहानी थोड़ी सी दूसरी बदलती है बेटा आपका। तो यहाँ पर ऐसे याद रखो आप कि अगर आपके पास CH3 है, अगर आपके पास CH3 है तो ऑर्डर होगा दैट इज 2 डिग्री, फिर है CH3 NH2 1 डिग्री, CH3 N CH3 देन CH3 3 डिग्री एंड देन NH3। इसको हम 0 डिग्री कह सकते हैं, वैसे 0 डिग्री होता नहीं है, 2 + 1 3 होता है, 2 + 1 3 होता है, तो ऑर्डर हो जाता है ये। याद रह गया? कैसे याद रखा आपने? 2 + 1
3, तो मतलब 2 1 3 है। अब अगर आपके पास ये इथाइल हो गया, अगर ये इथाइल हो गया तो 2 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है 3 डिग्री, फिर है आपके पास 1 डिग्री, एंड लास्ट आ जाता है अमोनिया, दैट इज 0 डिग्री। फिर ऑर्डर हो जाता है ये। तो मतलब 2 1 3 0 था पहले वाले में। अब कुछ नहीं करना, बस इसको इंटरचेंज कर देना, बस बीच वाले को, काम खत्म। बस एक याद रखो, दूसरा ही ऐसे याद रहेगा। ये इसमें छोटा सा ट्रिक है। क्यों होता है इसका रीजन आप समझ लो, ठीक है। क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, रब करें इसको। देखो किस तरह से आते हैं यहां पर क्वेश्चंस, उसकी बात करें। जैसे कि इसकी बात करें, दैट इज 2 डिग्री मिथाइल अमाइन या डाइमिथाइल अमाइन। डाइमिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन, इससे कंपैरिजन नहीं आएगा, इससे आएगा कंपैरिजन, देन ट्राइमिथाइल अमाइन इन एक्वस फेज। ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा, वाई? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा ध्यान से समझते हैं, इस ऑर्डर को ध्यान से समझते हैं। ये था, ये था, और आपके पास ये था। कहानी देखना आप थोड़ी सी, और पहले देखते हैं कौन कौन से फैक्टर किस किस पे लागू कर रहा है। यहां पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो लोन पेयर जो डोनेशन की पावर होगी वो कम होगी। मतलब हाइड्रेशन इफेक्ट जो होगा वो लोन पेयर डोनेशन को कम करेगा। हाइड्रेशन इफेक्ट जो होता है, हाइड्रेशन या हाइड्रोजन आप बोल सकते हो, हाइड्रेशन इफेक्ट जो होगा वो इनवर्सली होगा बेसिक नेचर का। समझ में आई बात कि बेसिक नेचर को कम करेगा वो, क्योंकि वो खींच रहा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को। जब इससे इलेक्ट्रॉन गए तो ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन आ गई। यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पे बेटा क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। हाइड्रेशन इफेक्ट ज्यादा हो गया इस केस में। इस केस में नो हाइड्रोजन इफेक्ट, ठीक। दूसरा फैक्टर देखते हैं। अल्टीमेटली गोल हमारा ये है कि लोन पेयर को यहां से भगाओ। लोन पेयर क्या करना है, डोनेट करना है। लोन पेयर क्या करना है, डोनेट करना है। लोन पेयर क्या करना है, डोनेट करना है, ठीक है। तो जरा यहां पे इफेक्ट देखते चलते हैं हम लोग। यहां प्लस आई है, प्लस आई है, 2 प्लस आई है, यहां पर भी प्लस आई है, 1 प्लस आई है, और यहां पे 3 प्लस आई है, प्लस आई प्लस आई। जरा लिखते चलो क्या क्या फैक्टर्स लागू हुए। यहां पे 1 मिला हाइड्रेशन इफेक्ट, 1 हाइड्रेशन हो गया। यहां पर और क्या मिला, 2 मिले प्लस आई इफेक्ट के, एंड नो स्टेरिक फैक्टर, है ना। जरा यहां बात करते हैं, 2 मिले आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रेशन इफेक्ट, 1 मिला आपको आई इफेक्ट, और यहां पर भी नो स्टेरिक फैक्टर। यहां देखते हैं, यहां पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या नो हाइड्रेशन इफेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, हम हाइड्रेशन इफेक्ट बोलेंगे क्योंकि पानी में आ चुका है। दूसरी बात, 3 मिले प्लस आई इफेक्ट के, और क्योंकि अल्काइल ग्रुप है तो बेटा साइज भी बड़ा होगा, तीनों तरफ से जुड़ा है। लोन पेयर का खुद का को भी साइज होगा, तो स्टेरिक फैक्टर होगा यहां पे। अब कंपेयर करते हैं जी, ऑर्डर तो ये था ना इसका, है ना। तो तीनों फैक्टर लिख लिया आपने, अब कंपेयर करो जरा। देखो होगा क्या, यहां पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर गया ओवर हाइड्रेशन इफेक्ट, ठीक है। यहां पर ये बेसिक नेचर क्यों कर पाया, देखो जरा समझना इसमें केस, इस केस में भी अगर बात करें तो आपके पास में प्लस आई इफेक्ट जो है वो हाइड्रोजन इफेक्ट से डोमिनेट कर गया, तभी तो दे पा रहा है, पर दे ही नहीं पाता था, ठीक है। वंस अगेन प्लस आई इफेक्ट जो था वो डोमिनेटिंग फैक्टर बना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को भी इसने डिफेक्ट कर दिया, क्लियर। यहां अगर बात करें तो यहां पर स्टेरिक फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर गया 3 प्लस आई इफेक्ट के रिस्पेक्ट में। स्ट्रॉन्ग था प्लस आई,
तीन तरफ से दिया जा सकता था, पुश इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता था, लेकिन बेटा जगह भी तो होनी चाहिए। इनका भी बल्कि साइज है, इसका भी बल्कि साइज है, इसका भी बल्कि साइज है, इसका भी बल्कि साइज है, तो लोन पेयर तो बेचारा इधर से चुन्नू मुन्नू से फंस गया, ना निकल पा रहा वो। तो जब निकल ही नहीं पा रहा तो रहे ना रहे किसी काम का थोड़ी है। समझ में आई बात? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका बॉइलिंग इसका दैट इज बेसिक नेचर इससे ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट 2 दिखाई दे रहा है तो डोमिनेट करता रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, तो क्या बोलेंगे हम? पहले बेटा बता दो इसमें क्या क्या है, इसमें बता दो क्या क्या है, और फिर बता दो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग देन द हाइड्रोजन इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट 3 होते हुए भी स्टेरिक फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग ड्यू टू द बल्की नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप, दैट इज व्हाई इट इज लेस बेसिक देन दिस। काम खत्म। तो पहले लिख लो उनके कौन कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं, और उसके बाद आधार पे बता दो कि किसका डोमिनेट कर रहा है किसका नहीं। भाई पहले ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। इस केस में भी देखो गया प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है हाइड्रोजन इफेक्ट से, यहां पर बल्कि नीचे और ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन प्लस आई इफेक्ट उस स्टेरिक फैक्टर को डोमिनेट कर गया। समझ में आ गया? बल्कि नीचे तो इससे भी बड़ा हो गया, तो और ज्यादा होना चाहिए था आपका, डिक्रीज में जाना चाहिए था, लेकिन यहां बढ़ गया। तो यहां पे क्या रीजन बताएंगे कि प्लस आई इफेक्ट जो था इसका वो ज्यादा डोमिनेट कर गया देन द स्टेरिक फैक्टर, और यहां पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर गया देन द प्लस। ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया वैल्यूज है, हम तो सिर्फ उसके पॉसिबल रीजंस बता रहे हैं और कुछ नहीं। बट क्वेश्चन आए हैं इस तरह से, थोड़ा ध्यान रखना इस बात। कहानी क्लियर? 213 231 सिर्फ एक ही याद रखना, 2 + 1 3, किसमें R = मिथाइल होता तो, दूसरे वाला तो फिर कम हो जाता है। इवन तो और भी होते हैं आइसोप्रोपाइल, प्रोपेन वगैरह, वो तुम्हारे अभी काम के नहीं है। इज इट क्लियर? ये 2 याद रखिए बेटा। आया समझ में? हाँ जी, क्लियर हुआ? अब आते हैं एलिफेटिक अमाइंस पे, एरोमेटिक अमाइंस पे, फटाफट लिख लो इसको। नाउ सी, एरोमेटिक अमाइंस की अगर बात करें तो बेटा एनेलीन्स ले लो, दिस इज एनेलीन। एनेलीन्स जो होंगे अगर उसको पानी में डाला जाए तो वो क्या बनाते हैं बेटा? इस तरह के स्पीसीज बना देंगे, दैट इज NH3 पॉजिटिव। इसका नाम याद रखना, आगे भी काम आएगा ये। दिस इज कॉल्ड एज एनिलीनियम आयन। ठीक है, प्लस OH नेगेटिव कर देगा। ठीक है, तो Kb वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी इस एनिलीनियम आयन की कंसंट्रेशन पर प्लस OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पर अपॉन NH2। तो बेसिक नेचर फिर से इस बार कैसा हुआ? बेसिक नेचर की अगर बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज। अब आती है R इफेक्ट की बात। R इफेक्ट की बात जरा बात समझना कि M इफेक्ट इसमें कैसे लागू करते हैं। ये मान लीजिए NH2 है, यहां पर भी मान लो NH2 है। अगर इसको बेसिक होना है तो लोन पे डोनेट करना है, और मैंने एक ऐसी स्पीसीज जोड़ दी, देखो रिंग के साथ कर रहा हूं तो ऑर्थो मेटा पैरा कोई भी पोजीशन पे हो सकती है, और जिसको जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो गए बेटा? प्लस आई के हो सकते हैं, प्लस H के हो सकते हैं, और प्लस M हो सकता है। इस बार तीनों रूल लागू कर पाएंगे हम, तो रिंग आ गया। ठीक है, यहां पर अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, मतलब माइनस आई हो सकता है, माइनस H हो सकता है, माइनस M हो सकता है। तो इस केस में ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, देगा तो फिर अल्टीमेटली लोन पर भागे। तो ऐसे केसेस में बेसिक नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर विल इंक्रीज, और ये क्या करेगा? लेगा। तो लोन पेयर को जो टेंडेंसी है वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो जाएगा, तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और बेसिक नेचर जो होगा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा बेटा। तो हम कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M। ये बात कही जा सकेगी। रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इस बात का चेक करना कि कहां स्टेबिलिटी बढ़ रही है घट रही है।
तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि अमंग एनिलीन एंड अमोनिया, एनिलीन है और अमोनिया है, अमोनिया को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और तीसरा मान लेते हैं अल्काइल अमाइंस है, ऐसे लिख रहे हैं। सबको एक ही चीज डोनेट करनी है और वो क्या है, लोन पेयर। लेट्स सी, तभी बेसिक बन पाएंगे। कौन आसानी से दे पा रहा है? ये लोन पेयर भैया रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, अंदर गया, ड्यू टू कौन सी तरह का बेटा ये इफेक्ट शो करता है भाई? माइनस है, माइनस है तो प्लस एम इफेक्ट कर गया है, ठीक है, प्लस एम कर गया। यहां पर बेटा ये मत बोलना कि प्लस एम है कि माइनस एम, क्योंकि वो लफड़ा दूसरा हो जाएगा, वहां पर कहानी उल्टी हो जाती है, क्योंकि फिर वो वहां पे बात आती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली बात। तो आपको बस इस तरह से चेक करना है, ठीक है। तो ये माइनस है तो प्लस होगा, उल्टा बताया था ना आपको, माइनस है तो प्लस, ये प्लस एम इफेक्ट दे रहा है। और यहां पे बात करेंगे तो कोई नहीं है, एच का कोई फैक्टर नहीं होता, सबसे लीस्ट माना जाएगा, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये आराम से दे पा रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, मोर डोनेटिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा बन रहा है, डोनेट कर पा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया। आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हो बेटा ये रिंग थी, डबल बॉन्ड था, तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लागू हो गया। रिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना अंदर की तरफ और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएगा। तो जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो गया तो लोन पेयर की टेंडेंसी इसके पास तो रही नहीं, नाइट्रोजन से तो लोन पेयर गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑर्थो एंड मेटा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो नाइट्रोजन लोन पेयर कहां दे पा रहा है? जब नाइट्रोजन ही लोन पेयर नहीं दे पाएगा तो बेसिक नीचे इसका घट गया। तो रीजन कैसे लिखेंगे? अगर इन दोनों में कंपैरिजन या इसमें कंपैरिजन आ गया तो आप बोलोगे ड्यू टू द रेजोनेंस द लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड ओवर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, हेंस द बेसिक नेचर डिक्रीजेस। वो डीलोकलाइज्ड हो गया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। तो लिख लेना चाहो तो इसमें ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। बात आई थी ना समझ में, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, कहानी यहीं पर है कि लोकलाइज्ड मतलब अवेलेबल है, डीलोकलाइज्ड मतलब अनअवेलेबिलिटी है। डीलोकलाइज्ड ओवर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस बेसिक नेचर क्या हो गया इसका, डिक्रीज हो गया, ठीक है। और यहां पे ये चीज जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, अच्छा खासा लोकलाइज्ड है, और ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, और ज्यादा देगा। एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इस तरह से एक्सप्लेन करो, नीचे नाम जो भी फैक्टर्स लिखना चाहो लिखो, रीजन भी समझ में आ गया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, फुल मार्क्स मिलते हैं, कभी कोई इशू नहीं रहता। थियोरेटिकल फॉर्म में थोड़ा कम मार्क्स मिलते हैं, बात ध्यान रखना, पढ़ना पड़ता है एग्जामिनर को उस केसेस में। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा सा यहाँ पे और आइए, यहाँ पर एक स्पेशल इफेक्ट लागू होता है, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है बेटा। अब कर दें इसको। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप बताना कि क्या होगा ऑर्डर। यस, आ जाओ बेटा गाड़ी पे, ठीक है। पहला कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, लेट्स सी। इसमें क्या लग रहा है, देखो लोन पे डोनेट करना है हमें, तो देखते हैं ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर होगा तो एम इफेक्ट और उसके आधार पे थोड़ी बात कर रहे हैं हम अभी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। चलो ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आप बात करो लोन पेयर है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, तो एक तो माइनस आई इफेक्ट लागू हुआ और एक प्लस एम हुआ, तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा, विड्रॉइंग ग्रुप। और प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा बेटा, डोनेटिंग करेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इस हिसाब से बात कर लूँ। यहाँ पे अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब बताओ ऑर्डर क्या होना है। यहाँ पर देखो इसका प्लस एच इफेक्ट भी लागू होगा, प्लस आई इफेक्ट भी लागू होगा, ठीक है ना, और दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहाँ पर ये डोनेटिंग है, ठीक है, यहाँ पर ये डोनेटिंग है। आई थिंक पिक्चर क्लियर होगी, कौन सा क्या करना है हमें। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा,
सी का और इसका, ये प्लस एम है बेटा, अच्छा तो बी का होगा। एम इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग माना जाएगा ना, तो डेट इज बी। उसके बाद सी सी, उसके बाद ए और उसके बाद डी दिस इज द ऑर्डर। एम इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है ना, तो आई इफेक्ट को कैंसिल करें, वहाँ एच इफेक्ट है। CH3 का एम इफेक्ट कहाँ होता है, समझ में आई बात। इधर बात करें बेटा, ये क्या है, प्लस एच प्लस आई, कोई लफड़ा नहीं। ये माइनस आई इफेक्ट, एम इफेक्ट इसका लागू नहीं करते हम लोग। इधर प्लस एम देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो माइनस एम है और माइनस आई है, माइनस एम है और माइनस एम, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जी। तो विड्रॉइंग है तो फिर वो कम कर देगा, सबसे ज़्यादा लीस्ट होगा, उसके बाद ये बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली ये है, फिर बी, फिर सी एंड फिर डी, सेम ऑर्डर। यहाँ बात करते हैं, अब यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा पे आ गए, ठीक है। तो देखें होगा क्या बेटा, ये जो है यहाँ डिस्टेंस भी मैटर करेगा, प्लस एम इफेक्ट भी मैटर करेगा, सारी चीज़ें मैटर करने वाली हैं। तो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या करता है बेटा, NO2 ग्रुप क्या करता है, NO2 ग्रुप आपको देगा माइनस एम माइनस आई, पर एम नहीं ठीक है, दोनों ही माइनस है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं बेटा, तो सबसे ज़्यादा तो इसका होना है, ये बात सही है, ठीक है। फिर आती है यहाँ पर एम इफेक्ट, एम इफेक्ट, एम इफेक्ट, तीनों पे एम इफेक्ट एक जैसा लागू होगा, तो बात आ गई आई इफेक्ट पे, किस पे, बी पे मेटा पे है ना, हाँ बी पर एम इफेक्ट नहीं लगेगा, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो माइनस आई ही देखना है वैसे तो, यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस आई है, ऑर्थो मेटा पे कभी भी एम इफेक्ट और एच इफेक्ट नहीं लागू करते हैं। तो अब जरा सोचो कौन सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा, सारे के सारे विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो ए इज़ ग्रेटर, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बी बी ये सबसे ज़्यादा खींच लेगा, बी उसके बाद बी सी और सी, द ऑर्डर इज दिस वन जो है नाइट्रो एनिलीन्स इसका नाम है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, CH3 है, प्लस H है, प्लस I है, यहाँ पे सिर्फ प्लस I है, यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर प्लस H और प्लस I है। ऑर्डर बताओ बेटा, डी सबसे ज़्यादा किसका होगा, डी D, क्योंकि देखो इस सॉरी प्लस एच प्लस H लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर आ गए, H तो किसी भी पोजीशन पे हो सेम जैसा दिखाई देगा, तो आई इफेक्ट के आधार पे बात करें बस। ये बात तो श्योर होगी कि C लास्ट में गया क्योंकि सबसे कम है, और बाकी की चीज़ें डोमिनेट कर गई। तो उसके बाद उन्हें जो पास में है D पहला होना चाहिए, फिर बी B, फिर ए और सी A और C, बट ये ऑर्डर नहीं होता। द ऑर्डर इज A सबसे ज़्यादा, देन B, उसके बाद देन C और उसके बाद D, दिस इज द ऑर्डर। रीजन समझाऊंगा आगे, अभी लिख लो। वैसे तो इट इज ड्यू टू ऑर्थोफेक्ट, ऑर्थोफेक्ट लागू हो गया। ऑर्थोफेक्ट दो जगह लागू होते हैं, एनिलीन्स और बेंजोइक एसिड में। वहाँ एसिडिक नीचे को बढ़ा देता है, बेसिक नीचे को घटा देता है, ये याद रखना। यहाँ पे बात करें बेटा, OCH3 है बेटा, OCH3 पे नेगेटिवली चार्ज और लोन पेयर है, तो कौन कौन से इफेक्ट दे रहा है सोचो जरा। एक तो लोन पेयर है जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट देगा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में माइनस आई इफेक्ट देगा, लोन पेयर है तो नेगेटिव है तो प्लस एम इफेक्ट देगा, बट इसका प्लस एम इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस एम, यहाँ पे भी प्लस एम, तो कंपैरिजन नहीं हो पा रहा। तो माइनस आई इफेक्ट के आधार पे ही बात करनी पड़ेगी आपको, सब पे वही कहानी है, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो रहे हैं भैया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो रहे हैं, तो क्या सिचुएशन होगी, ऑर्डर से जो लिखा है। इसके अंदर बात करें, देखो प्लस आई है, प्लस आई है, ये एक तरफ से दे रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली ऑर्डर ये होगा, इसका ऑर्डर ये होगा। बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ दो बेंजीन रिंग आ गया, तो रेजोनेंस ज़्यादा पड़े, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा कम। यहाँ बात करें NH2 ग्रुप, हाँ जी NH2 का ग्रुप का क्या लगेगा, इट इज कॉल्ड एज फिनाइलिडीन, सॉरी फिनाइल, हाँ फिनाइलिडीन डाइअमाइन, इसका नाम था फिनाइलिडीन डाइअमाइन, ठीक है, सेम ऑर्डर।
ये सारी जो कहानी बिगड़ी है ना वो सिर्फ एक वजह से, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है ये बात समझ लो। व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट? यहां पे लागू होता है ऑर्थो इफेक्ट, दैट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर लेस बेसिक। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे अगर आ गया कोई भी चीज तो हमेशा उसको लास्ट में पटक दो, वो लेस बेसिक होंगे। तो देखो यहां पे प्लस आई इफेक्ट होते हुए भी लास्ट में गया। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। अच्छा इस केस में देखो जरा, इस केस में यस, इस केस में बात करें थोड़ा सा, यहां क्या होगा एनिसिडीन के अंदर, द केस ऑफ एनिसिडीन, एनिसिडीन के अंदर ऑर्थो इफेक्ट देखो, OCH3 पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, याद है आपको? ऑर्थो इफेक्ट कहां नहीं लगाना? OCH3 पर और CCl3 पर। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना कि ऑर्थो इफेक्ट कहां नहीं लगता, एक्सेप्ट OCH3 एंड CCl3। अगर ये ग्रुप अटैच है तो इनमें ऑर्थो इफेक्ट मत लगा देना गलती से भी। ऑर्थो इफेक्ट्स जो होंगे वो बेसिक नेचर को घटाएगा और एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। तो यहां पे बेसिक नेचर की बात ही नहीं हो रही, यहां पे मतलब आप ऑर्थो इफेक्ट की बात ही नहीं करोगे, इसलिए यहां पे ऑर्थो थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए ऑर्थो पहले आ गया देन दिस मेटा। वहां पर सिंपल पोजीशन पे पैरा सीधा सीधा गया, इसकी वजह से दिया। ठीक है, यहां पर फिर एनिलीन आया, देन ये और ये। एनिसिडीन का केस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना इसका ऑर्डर वाइज। सर फिर 8th में देखना 8th के बी बी, यहां पर बी फॉर बॉडी चेन नीचे, इसमें और कोई इफेक्ट है ना सी में, हाँ तो ये पीछे नहीं चला जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट लागू होगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये है ABCD। हाँ ABDC, ऑर्डर इज ABDC। इसका नाम बता ही दिया ना आपको। चलो ठीक है बेटा, समझ में आ गया?